Okay, group number 15, second element is phosphorus. Right, and now we will talk about the phosphorus itself and then the compounds of the phosphorus. चलिए सबसे पहले बात करनी है हमें allotropes of the phosphorus. Allotrope means more than one physical form. So phosphorus exists in more than one physical form. Okay, and the two main physical forms are white phosphorus and red phosphorus. और इसका difference जो है ना वो exam के लिए बहुत ज़्यादा important. चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं. Phosphorus is found in many allotropic form. And the important ones are white, red and black. कौन कौन सा important form है? Important forms are white phosphorus, red phosphorus and black phosphorus. Black का इतना डेटा नहीं दिया है, सारा डेटा जो है वो white और red का ही है. चलिए बच्चों सबसे पहले बात करते हैं all the points about the white phosphorus. White फॉस्फोरस के बारे में पहले बात करते हैं, ठीक है. इट्स अ फर्स्ट एलोट्रोप व्हाइट फॉस्फोरस. फाइन. चलिए व्हाइट फॉस्फोरस इज द ट्रांसल्यूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड. चलिए उसका फिजिकल फॉर्म कैसा है? फिजिकल फॉर्म है ट्रांसल्यूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड. कैसा है भाई ये? तो ये है आपका ट्रांसल्यूसेंट white waxy solid, right? Physical form translucent white and waxy solid. Okay, it is poisonous, insoluble in water but soluble in carbon disulfide and it glows in dark. चलिए और important point बच्चों. So second point कैसा है? ये poisonous है. Third point, it is insoluble in water but soluble in carbon disulfide. Soluble in carbon disulfide CS2. Soluble in carbon disulfide, that is CS2. Okay. Then next point, it glows in dark. चमकेगा या अंधेरे में? It glows in dark. Right, जो white phosphorus है वो अंधेरे में चमकेगा. Right, it glows in dark. चलिए, that is also called as chemiluminescence. अंधेरे में चमकने की जो प्रॉपर्टी है ना उसे कहते हैं chemiluminescence. Chemiluminescence, right? चलिए नेक्स्ट पॉइंट. It dissolving boiling NaOH solution in an inert atmosphere and giving pH 3. तो ये केमिकल प्रॉपर्टी दिया हुआ है. क्या केमिकल प्रॉपर्टी है बच्चों? It dissolve in NaOH in inert atmosphere गिविंग फॉस्फिन. इसकी पूरी थियरी आएगी pH 3 के बारे में, दैट इज फॉस्फिन. जब थियरी आएगी तब उसकी बात करेंगे ना. चलिए रिएक्शन लिख देते हैं. वाइट फॉस्फोरस विथ NaOH and H2O, इट विल फॉर्म pH 3 प्लस NaH2PO2. राइट, इट विल फॉर्म pH 3 प्लस NaH2PO2. चलिए इसको बैलेंस करते. दैट विल बी 3 ओके एंड दैट विल बी 3 हियर. So एक और पॉइंट है बच्चों, डिजॉल्व इन NaOH इन इनर्ट एटमॉस्फेयर टू गिव यू व्हाट pH 3. कौन से फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं? टॉकिंग अबाउट द व्हाइट फॉस्फोरस. चलिए नेक्स्ट. व्हाइट फॉस्फोरस इज लेस स्टेबल एंड देयरफॉर मोर रिएक्टिव देन द अदर सॉलिड फेस अंडर द नॉर्मल कंडीशन बिकॉज ऑफ एंगुलर स्ट्रेन इन द P4 molecule where the angles are only 60 degree. It readily catches fire in air to give dense white fumes of P4O10. चलिए बच्चों ये होगा कैसा? ध्यान से देखना. सो इट इज इन द फॉर्म समवर लाइक दिस. दिस आर द फॉस्फोरस एटम्स एंड 4 फॉस्फोरस एटम्स जो है वो कुछ इस तरह से जुड़े होंगे. राइट, द एटम्स आर समवॉट अरेंज लाइक दिस. 4 फॉस्फोरस एटम इन द मोलिकुलर फॉर्म. राइट, P4 जो है वो इस तरह होगा, व्हाइट फॉस्फोरस. राइट, एंड द बॉन्ड एंगल्स आर ओनली एंड ओनली 60 डिग्री. ये जो बॉन्ड एंगल है ना बच्चों आपका P, दिस बॉन्ड एंगल इज ओनली हाउ मच? 60 डिग्री. खाली कितना बॉन्ड एंगल होगा? 60 डिग्री होने वाला है. 60 डिग्री मतलब बहुत ही कम ये बॉन्ड एंगल है. जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो बहुत पास होगी. मीन्स दे विल रिपेल बाय ह्यूज अमाउंट एंड एज द इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल इट बिकम अनस्टेबल. और ये इतना ज़्यादा अनस्टेबल है कि हवा में खुला रखोगे ना, इट विल कैच द फायर स्पॉन्टेनियसली एंड फॉर्म द डेंस फ्यूम ऑफ P4O10. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों इसका, दैट ड्यू टू very small bond angle. कितना है बॉन्ड एंगल? खाली और खाली 60 डिग्री.
it has angular strain and it is highly unstable. It is highly unstable, right? इतना unstable है कि it catches the fire spontaneously. It catches fire spontaneously in air. और क्या बनाएगा? And forms dense fumes of P4O10. It will give you the dense fume of P4O10. Right? कैसे होगा ये रिएक्शन? तो व्हाइट फॉस्फोरस इतना रिएक्टिव है कि अगर हवा में रखा ना, अपने आप जल के क्या बना देगा? P4O10 के डेंस फ्यूम बना देगा और धुआं निकलना आपको दिखेगा यहाँ पे. दिस इज गोइंग टू बी 5 and this is going to be balanced already. Right? This is a reaction given by the white phosphorus. डिस्क्रीट मोलिक्यूल होंगे. P4 के एंगल बहुत ही कम है, हाईली अनस्टेबल है, हवा में खुला रखने पे अपने आप ही क्या करेंगे? वो आग पकड़ लेते हैं. ओके, एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मोलिक्यूल. ये जो है ना, एक एक मोलिक्यूल ऐसे अलग अलग होंगे. डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल मोलिक्यूल क्या है बच्चों? ये आपका है डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल मोलिक्यूल. It exists as discrete tetrahedral molecule. So these are all detail about the white phosphorus. वापस एक बार मैं quickly आपको सारे डिटेल्स को रिवाइज कराऊंगा. Phosphorus allotrope means various physical form. 3 physical form बहुत जाने माने हैं phosphorus के, white, red and black. White phosphorus की बात करेंगे. चलिए पॉइंट क्या क्या है? सबसे पहला physical form कैसा होगा? Translucent, white and waxy solid. Nature poisonous. It is insoluble in water but soluble in carbon disulfide CS2. Okay, it glows in dark and it is called as chemiluminescence. It dissolves in NaOH in neutral atmosphere and it will give you what? PH3, phosphine, right? This point is very important. It exists as a discrete molecule. ऐसे ऐसे मोलिक्यूल जो है वो सारे अलग अलग होंगे. तो इट एग्जिस्ट एज अ डिस्क्रीट मोलिक्यूल जिसमें बॉन्ड एंगल खाली और खाली 60 डिग्री है. इट मेक्स इट हाईली अनस्टेबल. दैट मीन्स इट इज वेरी रिएक्टिव एंड एज सून एज यू पुट इट इन एयर इट विल कैच फायर एंड यू विल गेट द व्हाइट डेंस फ्यूम ऑफ P4O10. So this is about the white phosphorus. Copy it quickly, then we will see about the red phosphorus. Chalo, now let's talk about the red phosphorus. Second allotropic form. Red phosphorus. Okay, very first thing, red phosphorus बनेगा कैसे? So you have to heat the white phosphorus in inert atmosphere at 573 Kelvin temperature for several days. क्या करेंगे हम white phosphorus को क्या करने वाले? white phosphorus जो है उसको हम 573 Kelvin temperature पे inert atmosphere में right several days तक हम गर्म करते रहेंगे. And then will be ultimately converted to red phosphorus. Okay, and if you heat the red phosphorus under high pressure, अगर red phosphorus को high pressure में गर्म किया, then you will get the series of black phosphorus. So if this red phosphorus is heated under high pressure, if you heat it under high pressure, it will give you the series of black phosphorus. चलिए इसकी तो बाद में बात करेंगे, पहले रेड की बात करते हैं. चलिए जो रेड phosphorus है बच्चों, it has a grey luster. कैसा होगा? ये ग्रे लस्टर होगा. जैसे मेटल के ऊपर चमक होती है ना ग्रे कलर की, इसी तरह से रेड फॉस्फोरस के ऊपर भी क्या होगा? ग्रे कलर का लस्टर होगा. चलिए बच्चों, सेकंड वन, इट इज ऑर्डरलेस. इट इज नॉन पॉइजनस. ओके, एंड इट इज वेरी लेस रिएक्टिव. ये बहुत लेस रिएक्टिव है. ये कोई हवा में रखने पे आग नहीं पकड़ने वाला जैसे व्हाइट फॉस्फोरस ने आग पकड़ी थी. ओके, एंड वन मोर पॉइंट, it does not glow in dark. It does not glow in dark. Right? इसको अगर आपने अंधेरे में रखा तो कोई चमक मिलने वाली नहीं है. It does not glow in dark. Okay? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं. इसका फॉर्म कैसा होता है? That is polymeric. व्हाइट फॉस्फोरस में क्या था? व्हाइट फॉस्फोरस के अंदर आपके पास डिस्क्रीट मोलिक्यूल थे अलग अलग. यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. यहाँ पे you will get the chain like this. P, 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 P. I got the chain like this. Okay, and this is the polymeric form. You can see the discrete molecules are combining with each other and you will get this kind of the polymeric form in the case of this white phosphorus.
राइट। तो उसके पास पॉलीमरिक फॉर्म होगा, रेड फॉस्फोरस है, व्हाइट फॉस्फोरस जो था उसके अंदर क्या था, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल थे। यहाँ पे क्या होगा आपके पास पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होगा। एक और पॉइंट जो छूट गया हमारा, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर as well as carbon disulfide. White phosphorus was soluble in carbon disulfide, रेड फॉस्फोरस कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर भी डिसॉल्व होता नहीं है। चलिए क्विकली सारे पॉइंट देखते हैं। रेड फॉस्फोरस के सबसे पहला पॉइंट, इफ यू हीट द व्हाइट फॉस्फोरस एट 573 केल्विन टेम्परेचर इन इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर सेवरल डेज, you will get the red phosphorus. The red phosphorus possesses gray luster, odorless, non-poisonous, less reactive. It does not glow in dark. It is insoluble in water as well as CS2, and it exists in the polymeric form. Okay, so it is all about the red phosphorus. Copy it quickly. So now the third form of the phosphorus, that is black phosphorus. Black के अंदर भी वापस दो फॉर्म है। उससे सबसे पहला जो है वो है अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस। चलिए पहले खाली अल्फा ब्लैक की बात करते हैं, फिर बीटा की बात करेंगे। राइट, इट इज अ टू फॉर्म अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक। अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस इज फॉर्म व्हेन रेड फॉस्फोरस इज हीटेड इन अ सील्ड ट्यूब एट 803। चलिए बनेगा कैसे, तो जो रेड फॉस्फोरस है उसको क्या करना है, 803 केल्विन टेम्परेचर पे सील्ड ट्यूब में गर्म करने पे बनेगा आपका अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस। कैसे बनेगा, रेड फॉस्फोरस को 803 केल्विन पे सील ट्यूब में गर्म करो, इट विल गिव यू द अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज इट कैन बी सब्लाइम्ड इन एयर एंड हैज अ ओपेक मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल। चलिए, इट कैन बी सब्लाइम्ड इन एयर, इट हैज मोनोक्लिनिक और रोम्बिक structure. It has a monoclinic or rhombic structure. Okay, so rhombic नहीं, rhombohedral है, rhombohedral structure. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। rhombohedral structure के बाद what is next? The next point is it can be sublimed. ये तो point हो चुका है। It does not oxidize in air. It does not oxidize in air. It does not oxidize in air. Okay, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज द बीटा ब्लैक। अल्फा ब्लैक हो चुका है, अब बात करेंगे अबाउट द बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। लेट्स टॉक अबाउट द बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। चलिए क्या होता है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस, लेट्स सी। ओके, सो बीटा ब्लैक फॉस्फोरस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस एट 473 केल्विन अंडर हाई प्रेशर। किस में से बनेगा ये बीटा ब्लैक जो है, वो व्हाइट फॉस्फोरस में से बनना है। यू हैव टू हीट इट अप टू 473 केल्विन टेम्परेचर अंडर हाई प्रेशर। सो हाई प्रेशर 473 केल्विन टेम्परेचर पे व्हाइट फॉस्फोरस को गर्म करो, आपको मिल जाएगा बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। बीटा ब्लैक फॉस्फोरस यू विल गेट, ओके, एंड इट डज नॉट बर्न इन एयर अप टू 673। बीटा ब्लैक डज नॉट बर्न इन एयर अप टू 673 केल्विन टेम्परेचर। उसके बाद वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द आइसोट्रॉप, तो नहीं कह सकते, एलोट्रॉप ऑफ द फॉस्फोरस। पहले देखा व्हाइट फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, हवा में रखने से जल जाएगा। उसके बाद आया रेड फॉस्फोरस, थोड़ा सा कम रिएक्टिव है। उसके बाद कुछ ऐसा एलोट्रॉपिक फॉर्म जो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलता है, दैट इज अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस एंड देन इट इज बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। चलिए कॉपी करके कंप्लीट करेंगे इसको सब लोग। सो द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस, बात करेंगे अभी अपने कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस के बारे में। एंड आवर फर्स्ट कंपाउंड इज फॉस्फिन, and this phosphine is nothing but PH3। क्या है भाई फॉस्फिन? फॉस्फिन इज PH3। चलिए फॉस्फिन प्रिपेयर कैसे करोगे, सबसे पहला देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ द फॉस्फिन। 2-3 मेथड है प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फिन के। राइट, द फर्स्ट इज लेबोरेटरी मेथड। ओके, तो जो पहला मेथड है बच्चों, उसमें आपको जो फॉस्फिन बनाना है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड विथ वाटर, or you can make the reaction of calcium phosphide with dilute HCl. Okay, you have to take calcium phosphide। कैल्शियम फॉस्फाइड को या तो आप पानी में ऐड करो या तो आप कैल्शियम फॉस्फाइड को डाइल्यूट HCl के अंदर ऐड करो। यू विल गेट, अगर वाटर में लिया है तो ये बनाएगा आपका CaOH ट्वाइस प्लस यू विल गेट द फॉस्फिन। अगर HCl लिया है इट विल फॉर्म CaCl2 प्लस फॉस्फिन। राइट, चलिए इसको बैलेंस करेंगे। दिस विल बी 6-6, ओके, एंड दिस विल बी 3-3 and this is 2-2।
ओके बैलेंसिंग पे जब प्रिपेयर करो ना चैप्टर को मेहरबानी करके ध्यान देना, अदरवाइज बहुत टाइम खा जाएगा ये बैलेंसिंग तुम्हारा। ओके चलिए हो गया फर्स्ट मेथड बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड। ये क्या है भाई? कैल्शियम फॉस्फाइड है। द रिएक्शन ऑफ द कैल्शियम फॉस्फाइड with either H2O or with dilute H2SO4, both dilute HCl, both will give you the phosphine। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। इसके आगे आया था व्हाइट फॉस्फोरस में ये पॉइंट था दैट व्हाइट फॉस्फोरस डिसॉल्व इन NaOH, व्हाइट फॉस्फोरस डिसॉल्व इन NaOH इन इनर्ट एटमॉस्फेयर टू गिव द फॉस्फिन। बस यही वहाँ पे भी वो सेकंड मेथड वही है प्रिपरेशन का कि वी विल टेक द व्हाइट फॉस्फोरस and we will heat it with a dilute concentrated NaOH। ओके कैसा लेना है ये NaOH को? आपको concentrated लेना है प्लस 3H2 and we'll have to keep inert atmosphere। हम CO2 का एटमॉस्फेयर रखने वाले हैं यहाँ पे। We will keep the inert atmosphere of the carbon dioxide gas, okay, and this will give you the phosphine PH3 plus other compound is NaH2PO2। Let's write it here, plus NaH2PO2। That is the second method of the preparation of the phosphine। Okay, let's see one more method of preparation। चलिए दो ही मेथड करने हैं प्रिपरेशन को। पहला मेथड है आपका कैल्शियम फॉस्फाइड के साथ वाटर या तो HCl। दूसरे मेथड में आप क्या करोगे? ये आपने आगे रिएक्शन देखा वही है। एलोट्रॉप के अंदर व्हाइट फॉस्फोरस NaOH कॉन्सेंट्रेट लेके उसको गर्म करना है आपको इन द इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इट विल गिव यू दिस फॉस्फिन प्लस दिस कंपाउंड NaH2PO2। दिस इज सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। दूसरा कंपाउंड क्या है? सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। क्या है दूसरा कंपाउंड? है आपका सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। चलिए इसके प्रॉपर्टीज देखने हैं बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग इसके प्रॉपर्टी है, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज। चलिए जब ये फॉस्फिन प्योर फॉर्म में है ना तो इट इज इनफ्लेमेबल। फॉस्फिन अगर प्योर फॉर्म में है तो वो इनफ्लेमेबल है, वो नहीं जलने वाला है अपने आप। बट अगर थोड़े टाइम तक उसको रहने दिया ना देन इट विल प्रोड्यूस व्हाइट फॉस्फोरस एज वेल एज P2H4 एंड दिस बोथ आर हाईली इनफ्लेमेबल। उसके बाद आग लग सकती है। इसका मतलब आप फॉस्फिन को बनाने के बाद ऐसा का ऐसा नहीं छोड़ सकते हो। अगर आपने फॉस्फिन को ऐसे के ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या प्रॉब्लम होगा? इट विल प्रोड्यूस सम अमाउंट ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस एंड P2H4 एंड दिस बोथ कैच फायर स्पॉन्टेनियसली। ओके मतलब आपको फॉस्फिन को बनाने के बाद उसको किसी अलग तरीके से स्टोर करना पड़ेगा। देखिए करते क्या है वो उसको स्टोर करने के लिए। दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हेन इट इज प्योर इट इज इनफ्लेमेबल। इट इज इनफ्लेमेबल व्हेन इट इज प्योर। व्हेन प्योर इट इज इनफ्लेमेबल बट इट बिकम फ्लेमेबल जब ये अगर आपने इसको लॉन्ग टाइम तक रहने दिया ना तो जैसे मैंने आपको बताया क्या होने वाला है, फिर ये आग पकड़ना चालू करेगा। राइट ओके सर इट इज नॉन इनफ्लेमेबल। व्हेन प्योर इट इज नॉन इनफ्लेमेबल बट इट बिकम इनफ्लेमेबल ऑन कीपिंग। व्हाई? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्या बनाएगा भाई ये? P2H4 एज वेल एज व्हाइट फॉस्फोरस। और ये दोनों के दोनों जो है ना वही जल्लाद है। तो बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द बोथ दिस इट कैन कैच फायर। ओके तो करेंगे क्या? टू प्योरीफाई इट फ्रॉम द इम्प्योरिटी। ये सारी जो है ना वो इम्प्योरिटी है। राइट अगर आपने व्हाइट फॉस्फोरस अगर आपने फॉस्फिन को ऐसे ही छोड़ दिया तो ये दोनों बनेंगे, दे आर इम्प्योरिटी, ये दोनों आग लगा सकते हैं। तो करेंगे क्या? टू रिमूव दिस इम्प्योरिटी वी आर गोइंग टू एब्जॉर्ब दिस PH3 इन HI टू फॉर्म द फॉस्फोनियम आयोडाइड। हम क्या करेंगे बच्चों? टू प्रिवेंट दिस, ऐसा नहीं होने देना है अपने को। हम क्या कर लेंगे बच्चों? जो फॉस्फिन बनाया है ना उसको आयोडीन के अंदर एब्जॉर्ब करा के क्या बना लेंगे? हम बना लेने वाले हैं बच्चों PH4I। आयोडीन नहीं HI के साथ एब्जॉर्ब करा लेंगे। राइट और HI के साथ ऑब्जर्व करके हम बना लेंगे PH4I दैट इज फॉस्फोनियम आयोडाइड। क्या बना लेंगे? फॉस्फोनियम आयोडाइड। तो ये जो प्रॉब्लम था ना कि PH3 को छोड़ दिया ऐसा कैसा ही तो ये दोनों बनेंगे जो आग लगा सकते हैं। हम क्या करेंगे? जो हमने फॉस्फिन बनाया है उसको HI के अंदर एब्जॉर्ब करा लेंगे और इससे क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा PH4I। अब PH4I एक बार आपने बना दिया उसके बाद ये दोनों बनने वाले नहीं है। बट अगर PH4I में से वापस आपको PH3 लेना है तो काम में तो क्या करोगे? तो अगर आपको PH4I में से वापस अगर आपको PH3 अलग करना है तो हम बहुत सिंपल सा काम करेंगे। जो आपका PH4I है ना इसके अंदर डाल देंगे हम KOH।
जो PH4I है उसके अंदर हम KOH डाल देंगे, इससे बन जाएगा Ki प्लस H2O प्लस PH3 एंड दिस PH3 वी विल यूज वेन एवर रिक्वायर्ड। राइट, तो प्रोसेस क्या है पूरा बच्चों, पहले आपने PH3 बना तो लिया, बट अगर उस PH3 को ऐसे ही छोड़ दिया, अगर फ्रेश PH3 है तो वो नॉन इन्फ्लेमेबल है, उसमें कोई आग नहीं लगने के चांसेस है। ओके, बट अगर आपने उस PH3 को छोड़ दिया देन इट इज गोइंग टू बी फॉर्म P2H4 एंड P4 वेपर एंड बोथ विल कैच द फायर। तो हम क्या करेंगे, जो फॉस्फीन हमने बनाया है ना उसको हम HI के अंदर एब्जॉर्ब करा के PH4I के फॉर्म में उसको स्टोर करेंगे। We will store the phosphine in the form of PH4I and whenever require we will add KOH in that phosphonium iodide and ultimately we will get the PH3 back और जिस PH3 को हम आगे यूज कर सकते हैं। राइट, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द फॉस्फीन। चलो इसको कॉपी करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉस्फीन। फर्स्ट पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। इट इज अ कलरलेस गैस विद अ रोटन फिश स्मेल एंड इट इज हाईली पॉइजनस। इट इज कलरलेस गैस, स्मेल है उसका एकदम गंदा सड़ी हुई मछली जैसा, रोटन फिश स्मेल एंड इट इज हाईली पॉइजनस। It is highly poisonous. Next point, it explodes in contact with the stresses of oxidizing agent. अगर थोड़ा सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके कांटेक्ट में आया ना तो देयर विल बी बम, ब्लास्ट हो सकता है यहां पे। सो इट एक्सप्लोड्स with traces of oxidizing agent। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है? इट कैन बी HNO3 नाइट्रिक एसिड के वेपर या क्लोरीन गैस या ब्रोमीन गैस, दे ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर फॉस्फेन इन सबके कांटेक्ट में आ गया ना तो बम बमा बम बम हो जाएगा सब कुछ। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, सॉरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, slightly soluble in water. Okay, and the solution of the PH3 in water decomposes in presence of light giving red phosphorus and hydrogen gas। याद रखना है पॉइंट बच्चों। Okay, solution of the phosphine in water, solution of the phosphine in water, अगर इसके ऊपर लाइट पड़ी ज़्यादा टाइम तक तो वो डिकम्पोज हो के क्या बना देगा? इट फॉर्म द डिकम्पोज P4 रेड फॉस्फोरस प्लस हाइड्रोजन गैस। राइट, तो अगर फॉस्फीन को पानी में डिसॉल्व करके रखा है और सनलाइट उसके ऊपर लॉन्ग टाइम तक एक्सपोजर हुआ देन इट विल फॉर्म द रेड फॉस्फोरस एंड द हाइड्रोजन गैस। ओके, एंड व्हेन इट इज एब्जॉर्ब इन द कॉपर सल्फेट और मर्क्यूरी क्लोराइड इट कॉरेस्पॉन्ड्स फोस्फाइट आर ऑब्टेन। चलिए बच्चों, केमिकल प्रोसेस है कॉपर सल्फेट। When react with the phosphine, it will give you copper phosphide Cu3P2 plus H2SO4. Okay. Similarly, when mercury chloride reacted with phosphine, it will give you mercury phosphide plus HCl. Plus it will give what? HCl. चलिए, ओके, लास्ट की बात करते हैं बच्चों। फॉस्फीन इज वीकली बेसिक लाइक अमोनिया एंड इट गिव्स द फॉस्फोनियम कंपाउंड्स विथ एसिड। राइट, तो जिस तरह से अमोनिया कैसा होता है? वीक बेसिक होता है ना, उसी तरह से फॉस्फीन भी क्या होता है? वीक बेसिक होता है, बिकॉज फॉस्फीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो लोन होता है। अगर आप बात करोगे फॉस्फीन का, उसके पास भी एक लोन इलेक्ट्रॉन पेयर है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज वीक बेसिक कंपाउंड। अगर बेसिक है तो एसिड के साथ रिएक्ट करा होगा तो सॉल्ट बनने वाला है। तो व्हेन द फॉस्फीन रिएक्ट विद सम एसिड लाइक HBr, ये क्या करेगा? H प्लस को एक्सेप्ट करके बना देगा PH4Br। तो ऐसे एसिड के साथ ये रिएक्ट कर सकता है बिकॉज उसके पास क्या है बच्चों? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपका फॉस्फीन भी कंप्लीट होता है। ओके, नहीं कंप्लीट होता है भाई, अभी तो आपको यूजेस लिखना है इसका, और यूजेस तो एक जबरदस्त यूज आने वाला है, खतरनाक। चलो यूजेस की बात करते हैं इसका। व्हाट आर द यूजेस ऑफ फॉस्फीन? 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है? द स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ द फॉस्फीन इज टेक्निकली यूज इन द होम्स सिग्नल। किस में यूज होगा बच्चों? होम सिग्नल। वाई होम सिग्नल? बिकॉज इट कैन कंबस्ट स्पॉन्टेनियसली।
चलिए ओके, द कंटेनर्स कंटेनिंग कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड्स आर पियर्स and thrown in the sea when the gas evolve burn and serve as a signal and it is also used as a smoke screen. चलिए यहाँ पे करना क्या है, होम सिग्नल में क्या होगा, इन द होम सिग्नल देयर बी अ कंटेनर, होम सिग्नल में क्या होगा, एक कंटेनर होगा और इस कंटेनर के अंदर डाला होगा कैल्शियम कार्बाइड CaC2 प्लस इस कंटेनर के अंदर डाला होगा बच्चों कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2, क्या डाला होगा बच्चों, कैल्शियम कार्बाइड डाला होगा और साथ में डाला होगा कैल्शियम फॉस्फाइड। चलिए जैसे इसके अंदर इसको पानी में डाला गया, इसके अंदर एक छेद किया होगा, राइट, और इसको क्या करना है आपको, पानी में डालना है। कहाँ डालना है बच्चों, इसको, ये छेद हो गया उसके अंदर, राइट, और इसको कहाँ डाल देना है आपको, वाटर में डालना है। चलो अब जैसे ही वाटर के अंदर डालेंगे ना, क्या होगा, दो चीज़ें होने वाली है बच्चों पानी में डालने से। सबसे पहली चीज़ होगी कैल्शियम फॉस्फाइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम फॉस्फाइड क्या बनाएगा, फॉस्फिन बनाएगा PH3, है कि नहीं, प्रिपरेशन में था। कैल्शियम फॉस्फाइड जब पानी से रिएक्ट करेगा वो PH3 बनाएगा, राइट, और कैल्शियम कार्बाइड जब पानी से रिएक्ट करेगा ये बनाता है C2H2 इथाइन। कैल्शियम कार्बाइड जब पानी से रिएक्ट करता है वो इथाइन बनाता है, कैल्शियम फॉस्फाइड पानी से रिएक्ट करेगा वो फॉस्फिन बनाएगा। अब ऑब्वियसली पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस तो होता ही है और हमने पढ़ा है कि जैसे ही फॉस्फिन किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कांटेक्ट में आएगा इट विल एक्सप्लोड। तो ये क्या करेगा बच्चों, जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आएगा ना Ca3P2, तुरंत ही फॉस्फिन गैस बनेगी, फॉस्फिन गैस अपने आप जल जाएगी। ये क्या करेगा बच्चों, ये जो है ना वो स्पॉन्टेनियसली जल जाएगा, ओके, मतलब ये चिंगारी देने का काम करेगा। ये क्या करेगा, चिंगारी देने का काम करेगा। एंड वी नो दैट C2H2 इज इथाइन, इथाइन इज अ वेरी गुड फ्यूल, राइट। अगर इथाइन को एक बार चिंगारी मिल गई उसके बाद इथाइन गैस लॉन्ग टाइम तक जलता रहेगा एंड दैट मीन्स इट कैन बी यूज एज अ सिग्नल। अगर कभी कोई समुद्र में फंस गया और सिग्नल देना है कि मैं यहाँ पे हूँ तो क्या करेंगे, तो ये डब्बे ऑलरेडी अंदर होते हैं बोट में, खाली डब्बे में छेद खोल के क्या करना है, पानी में डाल देना है, लॉन्ग टाइम तक वहाँ पे आग जलती रहेगी, ओके, एंड वन कैन ईजिली फाइंड कि यहाँ पे कोई है। दैट इज कॉल्ड एज अ होम सिग्नल एंड इट इज ऑल्सो यूज इन अ स्मोक स्क्रीन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क MCQ, PH3 किसमें यूज होता है भाई, PH3 is also used in a smoke screen, PH3 is also used in a smoke screen, right। चलो तो यहाँ पे फाइनली आपका फॉस्फिन कंप्लीट होता है, ओके, ठीक है। तो चलो तो हमने ग्रुप 15 के अंदर इस पर्टिकुलर लेक्चर में फॉस्फोरस को देखा और उसके बाद देखा हमने फॉस्फिन। चलिए इसके बाद जो है ना वो फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स आते हैं, ओके, बट ऑक्साइड जो है वो इस लेक्चर में हमें नहीं करना है, ऑक्साइड हम करेंगे अगले क्लास के अंदर, ओके।